नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से। हमारे खास कार्यक्रम बोल रहा है मध्य प्रदेश में। इस बुलेटिन में आपको प्रदेश का दिन भर का पूरा हाल बताएंगे। भोपाल से एक अपडेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का जो संघ है, जो लगातार अड़ा हुआ है अपनी मांग पर, अब जूडा के इस्तीफे पर सरकार सख्त रवैया अपना सकती है। जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे के बाद सरकार सख्त है। इस्तीफे के बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने याद दिला दिए नियम। पीजी के स्टूडेंट अगर इस्तीफा देते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस्तीफा देने पर 10 और 30 लाख का जुर्माना है। 2018-19 में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए, 2020 में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 30 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दरअसल जो इस्तीफे के ऊपर अड़े थे, जो काम बंद करके हड़ताल पर हैं, उन जूनियर डॉक्टर्स को सरकार सख्ती के साथ में डील करने के मूड में दिखती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने याद दिला दिए हैं कि क्या नियम हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनको इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है 10 से 30 लाख तक का। 2018-19 वाले छात्रों को 10 लाख और 2020 के दाखिला लेने वाले स्टूडेंट को 30 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, सख्ती के मूड में है, संकेतों में बात हो रही है, सीधे तौर पर बात करके कोई हल निकल नहीं पाया, तो अब संकेत और दबाव एक तरह से बनाया जा रहा जूडा पर। ये बिल्कुल सही बात है कि उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में जो नियम है जूडा से संबंधित, उन नियमों का हवाला दिया है और नियम जूडा को याद दिलाएं कि साल 2018 और 19 उसके साथ ही 20 में जो दाखिले हुए हैं, और अगर ऐसे में जूडा इस्तीफा देता है तो इस्तीफे के बाद उनको 10 लाख से लेकर 30 लाख तक जुर्माना भरना होगा। ऐसे में जो नियम है, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग जो द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में 2018 के बाद 2018 और 2019 में जो जूडा छात्रों ने जो एडमिशन लिया था यूजी और पीजी में, अगर वह इस्तीफा देते हैं तो उनको 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भरना होगा। साथ ही 2020 में जिन छात्रों ने दाखिला लिया है यूजी और पीजी में, उनको 30 लाख तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल जूडा 5 दिनों से हड़ताल पर चल रहा है। 5 दिनों से इनकी हड़ताल जारी है। ये जो मांगे हैं, इनकी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसको लेकर उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी ट्वीट किया है। कहा है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है, जूडा उस आदेश को माने और इनके जो संवाद सरकार से चाहते हैं, या फिर हाईकोर्ट से जो के द्वारा जो कमेटी बनी हुई है, उनसे लगातार संवाद के लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जूडा मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। यहाँ एक चीज और जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी तक करीब 4000 जो जूडा छात्र हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सत्येंद्र हमको जिस तरह से बता रहे हैं कि इस वक्त जूडा को याद दिलाया जा रहा है कि दरअसल वो बार बार जिस इस्तीफे की बात कह रहे हैं, दरअसल बार बार वो जिस तरीके से अपने काम को बंद करके और अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके के कर्तव्य हैं या किस तरह उनको लेकर के नियम बने हैं, इसका भी ख्याल उनको करवाया जा रहा है। यानी और सख्ती आगे दिख सकती। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में एक 3 साल की बच्ची ब्लैक फंगस की पीड़ित हुई है। हालांकि बच्ची की कोविड हिस्ट्री नहीं है। डायबिटीज जो उसका बढ़ गया, उसके चलते ब्लैक फंगस उसे हुआ। पालकों की चिंता इसीलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले दिनों MISC से बड़ी संख्या में बच्चे पीड़ित हुए। यह आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है और ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक का यह कहना है, यदि अभी से बच्चों के खान पान का ख्याल रखें, बेहतर माहौल दें, तो इन खतरों से बच्चों को हम बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले साइकोलॉजिकली उनको एक्टिव रहने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव खेल खेलना चाहिए। जैसे कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई कुछ खिलौना बनाने की कुछ कर रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्टिव गेम में खेले। जब उनका आइसोलेशन खत्म हो जाए तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की पर्याप्त उपलब्धता हो चुकी है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में इनको दिया जा रहा है। पोस्ट कोविड मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा टेस्ट करके एक मरीज को ढूंढकर इलाज हो रहा है। हर रोज टेस्ट की संख्या 80,000 तक हो रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक ली। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आज 12,600 इंजेक्शन प्राप्त होना बताया और 2 दिन बाद 17,000 इंजेक्शन और मिलेंगे। प्रदेश में वर्तमान में ब्लैक फंगस के 1,005 सक्रिय मरीज हैं। आपदा में अवसर तलाशने वाले नरसिंहपुर के पराड़कर हॉस्पिटल को आखिरकार IBC24 की खबर के बाद बैकफुट पर आना पड़ा। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीज का आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उससे पैसे लेने के मामले में खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया। अस्पताल जाकर डॉक्टर को फटकार लगाई गई, साथ ही जांच की गई। अस्पताल संचालक डॉक्टर पराग पराड़कर ने खुद को फंसता देख मृतक के बेटे को बुलाकर 45,000 रुपए का चेक दे दिया, जो उसने इलाज के दौरान जमा किए थे। हालांकि CMHO का कहना है कि जांच में सच सामने आ जाएगा और इसके बाद दोषी पर कार्रवाई होगी। और मेरे पिताश्री उनकी लापरवाही के कारण वहां से हमें फिर रेफर करना पड़ा। वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाए थे, इस दौरान उनकी फिर मृत्यु हो गई सर। तो उस समय लापरवाही किसकी मानते हो? पराटकर हॉस्पिटल की ही मानते हैं। देखिए, आपके द्वारा जो बताया गया है, अगर ये सच्चाई है पूरे प्रकरण में, तो ये स्वसिद्ध है। किसी को दूसरे को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आयुष्मान कार्डधारी से पैसे लिए गए। तो इस पूरे प्रकरण की जांच की जाना चाहिए। तो ये गलत है। हाँ, जमा कराया गया था, ये गलत है। तो इसमें कार्रवाई होगी? हाँ, प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई होगी। तो अस्पताल में नियमानुसार उनसे एडवांस लिया गया और जो भी पूर्व में राशि थी उनको आज चेक द्वारा रिफंड कर दी गई। कितनी राशि रिफंड की गई? जो भी मरीज के द्वारा जमा किया गया था करीब 45,000 रुपए उसको रिफंड कर दिए गए। चलिए कोरोना कहर की बात करते हैं। हंसते खेलते 2 परिवारों को कहीं का नहीं छोड़ा। हम आपको दतिया की अलग अलग 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है त्रिपाठी परिवार की, दूसरी शिवहरे परिवार की। मोहल्ले में संक्रमित मिलने के बाद त्रिपाठी परिवार के 12 सदस्यों ने सैंपल दिए, जिनमें 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मगर इलाज के दौरान एक के बाद एक परिवार के 3 सगे भाई और मां का देहावसान हो गया। वहीं चितुआ गांव के शिवहरे परिवार में 2 बेटों संतोष और रामपाल ने अपनी माताजी को अस्पताल में भर्ती कराया। संक्रमण के चलते मां की मृत्यु हो गई। बाद में दोनों बेटों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालत बिगड़ने पर दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पहले बड़े भाई संतोष की संक्रमण से मौत हुई और बड़े भाई की मौत की खबर सुनकर छोटे भाई रामपाल ने भी दम तोड़ दिया। अपने सामने 1 महीने के अंदर 2 बड़े भाइयों, माताजी और एक छोटे भाई को खोते हुए हमने देखा है। कुछ नहीं कर पाए। इनके परिवार में एक एक करके लगातार 3 घटनाएं यहाँ घटी और एक इनके बड़े भाई साहब इटारसी में रेलवे में एक बड़े अधिकारी हैं, तो उनके साथ भी हादसा हुआ। प्राइवेट इलाज चला, इनका बहुत पैसे लग गए सर, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ा। मेरे चाचा को, पापा को और मेरी दादी, तीनों चले गए। मेरा घर ही पूरा बर्बाद हो गया। बिल्कुल खत्म हो चुका है परिवार। छोटे छोटे बच्चों हैं, उनकी देखरेख करने के लिए भी कोई नहीं है। अभी बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे घर में 3 लोगों की जान चली गई है। 27 तारीख की रात में पिताजी की, 28 को हुआ और फिर 29 तारीख को चाचा की हुई। 3 लोगों की जान चली गई कोरोना के कारण से। इधर शाहजहांपुर में अनलॉक के साथ प्रशासन और व्यापारियों के बीच तनातनी भी दिख रही है। दरअसल यहां कपड़ा व्यवसायियों ने गाइडलाइन की अनदेखी कर अपनी दुकानें खोल दी, जबकि प्रशासन ने हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोलने की परमिशन दी थी। दुकान खोलने की जानकारी जैसे प्रशासन को लगी, छूटा बाजार दुकानें बंद कराने पहुंचे। यहाँ व्यापारी नहीं माने तो वरिष्ठ अफसरों को समझाने के लिए आना पड़ा और इसी बीच की ये तस्वीरें। उनसे हमारे पर उनसे तो
सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खोलेंगे, 5 दिन दुकानें खोलेंगे, 2 दिन बंद रखेंगे, शनिवार रविवार। ये हमारा प्रशासन से निवेदन है, ये हमारी मांग स्वीकार की जाए और हम आज से दुकानें खोल रहे हैं। हमने दुकानें खोल दी, अब जो आएगी हम तैयार है। 100 व्यापारी है कि 500 व्यापारी, हम तैयार है। पर प्रशासन हमें अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे, जहाँ चाहिए ले चले, हम तैयार। गाइडलाइन के मान से 50% हमको कुछ दुकानों को खोलना है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, हम बैठ के बात कर रहे हैं और कल सभी व्यापारियों की हमने शाम को बैठक भी बुलवा लिया, उसमें आगामी सप्ताह के लिए और निर्णय हम करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीनेशन नीति को लेकर केंद्र और राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। भोपाल में कांग्रेस ने राजभवन में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने वैक्सीन के अलग अलग दाम पर आपत्ति जताई और इसे लेकर एक देश एक दाम तय करने की मांग की। कांग्रेस ने ये मांग भी की कि सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगनी चाहिए। इंदौर में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने संभाग आयुक्त को इस बाबत ज्ञापन दिया। सभी के लिए वैक्सीन उपलब्धता तय करने की मांग की गई। कांग्रेस ने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम और सीएम की फोटो और वैक्सीन सेंटर्स पर बीजेपी नेताओं के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे होने पर भी आपत्ति जताई। केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, राज्य सरकार के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, जो सरासर गलत है। साथ ही प्रतिदिन जितनी वैक्सीन्स की आवश्यकता है उतनी वैक्सीन्स हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ आए थे। हमारी ये मांग है कि पूरे भारत में वैक्सीन मोदी सरकार द्वारा सभी लोगों को फ्री में लगाई जाए और जो भी संख्या है, एक उदाहरण के तौर पर इंदौर में मात्र अभी हाल 50-60 हज़ार लोगों को लग रही है, इसको बढ़ाकर 2 से 3 लाख लोगों को रोज की जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर्स का आपसी मिलना जुलना और इस पर हुई बंद कमरे की मुलाकातों पर सियासत गर्मा गई। ये चर्चा का विषय बनी है। कई तरह की अटकलें हैं। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा आज सीएम हाउस पहुंचे। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तकरीबन 2 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सत्ता और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर इन नेताओं के बीच में लंबी चर्चा हुई है। इसके पहले वी डी शर्मा आज सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत हुई और इसके बाद वी डी शर्मा ने सीएम हाउस जाकर सीएम शिवराज से मुलाकात की। 1 सप्ताह के भीतर बीजेपी के 3 बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा से मिल चुके हैं। पहले कैलाश विजयवर्गीय, फिर प्रभात झा और अब वी डी शर्मा। इन मुलाकातों को लेकर तरह तरह की राजनीतिक कानाफूसी शुरू हो गई। इसका सिलसिला भोपाल तक ही सीमित नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिल चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेता इन मुलाकातों को पारिवारिक और सहज बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुलाकात सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं और नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। लॉकडाउन खुला है आप कह रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से अब निकलना शुरू हुआ है सबका। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो मेरे यहाँ आए हैं। हमारी ये सहज है, इसको पता नहीं क्यों इतना उससे ले लेते हैं अपन लोग। मध्य प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ तकनीकी शिक्षा से जुड़ी परीक्षाएं इस बार पिछले बार की तरह ओपन बुक पैटर्न से होंगे। तय तारीख और समय पर स्टूडेंट को ऑनलाइन प्रश्न पत्र मिलेगा और इनके उत्तर घर बैठे लिखकर पास के केंद्र में आंसर शीट को जमा करनी होगी। जिन छात्रों के पास इंटरनेट नहीं है उन्हें नजदीकी शिक्षा संस्थान में परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट 3rd ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट 4th सेमेस्टर की परीक्षा जून में होगी, रिजल्ट जुलाई में आएगा। इसी तरह यूजी 1st और 2nd ईयर और पीजी 2nd सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में होंगी, रिजल्ट अगस्त में आएगा। वहीं तकनीकी शिक्षा की सभी परीक्षाएं बीई, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक ऑनलाइन होंगी। इसमें भी ओपन बुक पैटर्न रहेगा। वहीं 12वीं का रिजल्ट बनते ही 1st ईयर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। वर्तमान का परिदृश्य ऐसा है कि हम आमतौर पर पेन पेपर से काफ़ी
पेपर में बिठा करके वह हॉल में नहीं ले सकते परीक्षा, तो उसको ऑनलाइन पेपर पूछवा दें और घर से बैठ करके उसको नए प्रकार से, जब पिछली बार हमने स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की परीक्षा इसी प्रकार से ली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगस्त में नॉर्मल होते होते ये परीक्षा का पूरा चक्र पूरा कर लेंगे। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील में मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों को मशीनों से कराए जाने का मामला सामने आया। एक तरफ जहां कोरोना काल में मजदूरों को काम मिलने में काफी दिक्कतें हैं, तो दूसरी तरफ निर्माण एजेंसी और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते मनरेगा के नियमों को उल्लंघन कर मशीनों से काम हो रहा है। और इसके विरोध में और जांच की मांग के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता कृष्णकांत आचार्य कोरोना कर्फ्यू के दौरान 3 दिन तक अनशन पर भी बैठे। इसके अलावा जनपद पंचायत की कई ग्राम पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतें आईं। कलेक्टर ने पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने के पानी की किल्लत है। बैतूल के भैंसदेही जनपद का बोरखेड़ी गांव उन्हीं में एक है। गांव में सालों से जल संकट है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान निकल नहीं पाया। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि कैसे जान जोखिम में डालकर लड़कियां कुएं में उतरती हैं। 5 लड़कियां 20 फीट कुएं के अंदर जाकर पानी भरकर एक दूसरे को देती जाती हैं और इसके बाद ये पानी कुएं से बाहर लाया जा सकता है। सोचिए, अगर किसी एक का भी पैर फिसला तो जान का कितना खतरा है। लेकिन जान बचाने के लिए पानी भी जरूरी है और इसलिए ये तरीका 600 की आबादी वाला ये गांव जल संकट से जूझ रहा है। यहाँ हैंडपंप हैं, लेकिन जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि पानी आता नहीं। जिम्मेदारों से जब भी सवाल पूछो तो उनके अपने तर्क, अपने बहाने हैं। अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। इस गांव की तस्वीर कब बदलेगी, इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं। भैंसदेही के बोरखेड़ी गांव की तस्वीरें देखें। लोग पूछते हैं अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिनों में सिर्फ इतना ही चाहते हैं लोग कि पीने का पानी मिल जाए साफ साफ। लेकिन साफ पीने के पानी के लिए कितनी मशक्कत, कितनी लंबी कतार, बल्कि जान जोखिम में तक डालना, ये सब कुछ करना पड़ता है। हैंडपंप में पानी आता नहीं, पानी भरने के लिए कुएं में उतरना पड़ता है और मीलों तक पैदल चलना पड़ता है। और बच्चे भी इसमें पीछे नहीं। अगर जान बचाना है तो बच्चों को भी पीने का पानी लाना पड़ेगा, दूर तक जाना पड़ेगा। पानी नहीं है, गंदे पानी पी रहा है। अच्छा, कब से बेटा आप लोग गंदा पानी पीते हैं? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से हो गए। हाँ। आपको डर नहीं लगता आप इतने गहरे कुएं में उतर गए, फिर पूरे गांव वालों के लिए पानी ला रहे हैं आप नीचे से? सर डर लगता, फिर भी अब लग जाएगा तो करना ही पड़ता है। आप कोई ये नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? कैसे भी गंदगी पानी तो पीना ही पड़ता है। उन तो कुछ करता ही नहीं व्यवस्था। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं करी? हाँ। बोर भी किया अपन ने बहुत से बोर के, यहाँ पानी नहीं निकलता है। ये क्षेत्र में बोथिया हो गए, बोरखड़ी हो गए, 2 गांव ऐसे हैं कि यहाँ पे कितने भी बोर करने के 50 बोर कर दिए, इसमें पानी से नहीं निकलता है। समस्या ये है कि यहाँ कुआं है, जो कुआं ये गहरा नहीं है। ये गहरा होता तो यहाँ से पानी पर्याप्त हो जाता। नहीं, आपके माध्यम से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इसके संबंध में मैं सीओ जनपद पंचायत और हमारे पीएचई के जो एसडीओ हैं उनको इस पर इंक्वायरी करके भेजेंगे, ताकि मतलब जो है उसका निजात, मतलब पानी की समस्या तो तात्कालिक मतलब उसकी व्यवस्था बनाना होती है, वो हम बनवाएंगे। बैंक फ्रॉड के मामले में एक और नया मोड़ आ गया। गुना में एक निजी बैंक में व्यक्ति ने खाते में 7,54,000 रुपए जमा किए, लेकिन जब परिवार में शादी के लिए व्यक्ति पैसे निकालने पहुंचा तो पता चला कि उसके खाते में माइनस में राशि। व्यक्ति का आरोप है कि उसकी जमा राशि मोबाइल नंबर बदलकर निकासी कर ली गई। पिता का स्वास्थ्य खराब होने पर जब वो अपना बैंक बैलेंस जानने बैंक पहुंचते हैं तो उसे ये कह दिया जाता था कि बैंक का सर्वर डाउन है, अभी किताब पर एंट्री हो नहीं पाएगी। निजी बैंक ने उसका सबसे पहले मोबाइल नंबर चेंज किया, आधार कार्ड बदला और नई चेकबुक भी इशू करा दी गई। इसके बाद बैंक खाते से राशि निकाली गई। पुलिस ने बैंक के मामले पाकर के तमाम सबूत जांचने परखने शुरू किए हैं और इसके बाद ही इस मामले में कोई एफआईआर वो करेंगे। खातेगांव की फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने एसडीएम संतोष तिवारी पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसडीएम उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज करते थे और ऑफिस में गंदी हरकतें किया करते थे।
इन आरोपों के बाद कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने एसडीएम को तत्काल हटाया और जांच के लिए एक टीम बना दी है। वहीं त्रिलोचन गौड़ को खातेगांव का नया एसडीएम बना दिया गया। दरअसल फूड इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल का आरोप है कि एसडीएम संतोष तिवारी उनको अश्लील मैसेज किया कर कई बार बिना काम के ऑफिस आ जाया करते थे। एक दिन रात में रूम पर आने की बात तक कह दी। परेशान होकर उन्होंने इस पूरी बात को इंदौर में अपने पति को बताया। पति के आने के बाद देवास कलेक्टर को सबूतों के साथ इसकी शिकायत की। इसके बाद अब इन पर एक्शन हो रहा है। एसडीएम साहब के द्वारा मुझे लास्ट 5 या 6 डेज से बहुत ही वल्गर मैसेज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर। कॉल्स पे गंदी गंदी बातें की जा रही हैं और मेरे रूम पर आने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो आगे किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाए। एसडीएम खातेगांव को वहाँ से हटा करके दूसरे अधिकारी को पदस्थ किया गया और एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया है। साथ में जो हमारी फूड कंट्रोलर हैं उनको रखा गया है कि इस विषय की जांच करके 7 दिवस में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।